अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कुछ दिन पहले ऐवान सदर में एक बड़ा इजलास हुआ था और इस इजलास के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी साहब को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि उन्हें दरख्वास्त की गई कि ये वो काम है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। उनको ब्रीफिंग भी दी गई और उनको भारत के अज़ाइम से भी आगाह किया गया। जिम्मेदारी क्या थी? पाकिस्तान में पानी के ज़खायर के हवाले से, डैम्स के हवाले से, और वो जिम्मेदारी वफाक जो है वो सूबों को मुंतकिल करना चाहता है। तो लिहाजा उनको जो ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्हें ये भी दरख्वास्त की गई कि वो सूबों को आमादा करें कि वो ख़ुद जो है वो अपनी सरमायाकारी करें डैम्स के ऊपर। क्या हुआ उसके अंदर, ये क्यों जो है ये ब्रीफिंग सदर साहब को दी गई, और उससे जो NFC अवार्ड है उसमें जो तरमीम की तजवीज़ थी, 28वीं तरमीम की बातें हो रही थी, तो उसका कोई मुतबादिल तो ये नहीं है जो सदर साहब से दरख्वास्त की गई, इल्तिजा की गई, और जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर उस तरह उन्होंने सूबों से रब्ता तो नहीं किया या उस पर कोई काम तो नहीं किया, चीन चले गए और चीन में भी वो ज़राअत और पानी के हवाले से MOU साइन कर रहे हैं। तो ये एक तो इस पर बात होगी। दूसरा, एक वीडियो वायरल हुई है, भारत से एक भाई अपनी बहन का ढांचा जो है वो कंधे पर लादे बैंक जा रहा है। वजह क्या बनी है वो मैंने आपको बताना है, और साथ साथ एक अच्छा फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने किया है, मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने, बल्कि एक असेंबली ने उस हवाले से कानून भी मंजूर कर लिया हुआ है, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले ये जो दिन चल रहे हैं अप्रैल के, 1 साल हो गया हुआ है, एक तहरीक चली थी सिंध में और इन दिनों वो उरूज पर थी। वो तहरीक थी कैनाल्स मुखालिफ तहरीक। आपको याद होगा ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल बन रहा था और जिसके ख़िलाफ़ सिंध भर में एक तहरीक चली, और फिर धरना हुआ बबरलो के मकाम पर सखर बाईपास पर, और काफ़ी दिन वो धरना जारी रहा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी फिर निकल पड़े, उन्होंने भी जलसे किए थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि जी अगर आप कैनाल्स का मंसूबा वापस नहीं लेते तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकते। और फाइनली फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब में एक मीटिंग हुई और ऐलान किया गया कि तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर पानी का कोई मंसूबा आइंदा नहीं बनेगा। उसके बाद से अब तक उस मंसूबे पर, या कैनाल्स के मंसूबे हो या पानी की कोई और बैनुल सूबाई मंसूबा हो या किसी भी सूबे में कोई बड़ा मंसूबा हो, तो उस पर काम शुरू नहीं हो सका। अब कुछ दिन पहले एक इजलास होता है अपना ऐवान सदर में, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और कुछ एक्सपर्ट्स और चेयरमैन वापडा वो बैठे हुए थे। इसमें वज़ीर अपना मनसूबाबंदी जो है एहसन इकबाल साहब थे, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब थे, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब, और उसके अलावा वज़ीर आबी वसाइल जो वो थे सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान साहबा, और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल मोहम्मद सईद साहब वो भी थे। अच्छा, इस इजलास का मकसद क्या था? एक तो ब्रीफ किया गया कि मई की जंग के बाद जो भारत ने, बल्कि पहलगाम जब हमला हुआ था, पहलगाम वाक़या हुआ था, तो उसके फौरी बाद अगले दिन 24 अप्रैल को, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि 23 अप्रैल को भारत ने सिंध तास मुआहदा ख़त्म कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को जाने वाले पानी जो है वो रोकेंगे, झेलम को बंद कर देंगे, चनाब को बंद कर देंगे, हम जनाब सिंधु को बंद कर देंगे। तो उसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार करार दिया था कि जी आप ये, क्योंकि मुआहदा जो हुआ था वो मुआहदा 2 फरीकों के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालसी में हुआ था, तो वो यकतरफा तौर पर कोई भी मुल्क उस मुआहदे को नहीं तोड़ सकता, लेकिन भारत तोड़ता रहता है। और फिर उन्होंने कहा हम डैम्स बनाएंगे। उस वक्त तो चीखें होती रही, लोग कहते रहे कि जी भारत ने झेलम का पानी रोक दिया, फलां पानी रोक दिया। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि भारत के पास वहाँ कैपेसिटी नहीं है, कोई इतने बड़े डैम्स नहीं हैं जिससे पाकिस्तान का पानी रोक सके। लेकिन फिर मोदी ने, आपको याद होगा कि क्या किया कि उसने वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान के हिस्से के जो दरिया हैं, पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है, उसको रोकने के लिए डैम्स बनाने और बंद बनाने का जो हिदायत जारी कर दी। उसमें अब जो ब्रीफिंग दी गई ऐवान सदर में, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि चेयरमैन वापडा ने वहाँ
अपना ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि जी पहले भारत के पास 14 दिन का पानी पाकिस्तान का डिस्टर्ब करने की उनके पास सलाहियत थी, लेकिन अब वो जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो पाकिस्तान का 28 दिन का पानी रोक सकते हैं। और 28 दिन का पानी का मतलब है कि आपकी एक फसल तो नहीं हो सकेगी। फर्ज कर लें कि हमारे पास किसी फसल की बुआई का वक्त आ गया और पानी नहीं है, तो फसल डिले हो जाएगा, फसल को नुकसान पहुंचेगा। वैसे भी इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, जिस तरह अब नॉर्मली बारिशें हो रही हैं, गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी है तो झालाबारी हो रही है, तो पहले ही नुकसान हो रहा है। तो ये उनको ब्रीफ किया गया। साथ साथ एक और चीज़ ब्रीफ की गई कि पहले ये होता था कि बड़े डैम्स, कालाबाग की बात होती रही, ज़ाहिर है कालाबाग तो अब नहीं है कि जी उस पर तो कोई इत्तफाक की राय होना मुमकिन नहीं है, तो उससे तो वफाकी हुकूमत भी पीछे हट गई हुई है, बड़े अरसे से पीछे हटी हुई है। दूसरे डैम्स जो होते थे वो तरबेला, मंगला और फिर और दीगर डैम थे, मीरानी डैम, दासू डैम, अभी भाषा डैम बन रहा है, तो उसको ज़ाहिर वफाकी हुकूमत वो बना रही है। लेकिन ब्रीफिंग ये दी गई, बताया गया कि 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद अब वफाक के पास इतने फंड्स नहीं बचते कि वो कोई नए डैम्स तामीर कर सके। लिहाजा सदर जरदारी साहब को कहा गया कि क्योंकि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोगों को कायल कर सकते हैं, तो आप ये जिम्मेदारी उठाएं, सूबों को आमादा करें कि अब सूबे कंट्रीब्यूट करें डैम्स की तामीरात के लिए, फाइनेंशियली वसाइल दें। लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया छोटे डैम्स। छोटे डैम्स जो हैं वो उसके लिए वो सूबे छोटे डैम्स बनाए, उसके लिए फाइनेंस थे। ज़ाहिर छोटे से छोटा डैम भी अगर किसी बड़े दरिया पे बनेगा तो उस पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं, $बिलियन का खर्चा होता है। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे डैम्स जिस तरह सिंध ने बनाए हुए हैं, थरपारकर की जो नदियाँ हैं, बारिशें होती हैं कुछ दिन, तो वहाँ छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं। मेरे इलाके में दादू के जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बलूचिस्तान से जो नदियाँ बहकर आती हैं, वहाँ पर गनहगाज डैम बन रहा है, वापडा, वो कोई सदियों से बना ही रहा है वापडा, उसको मुकम्मल नहीं कर पा रहा वापडा। अच्छा, उसके अलावा और छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं, या जिस तरह जामशोरों में बने हुए हैं, इसी तरह पंजाब के कई इलाकों में छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं। तो वो वाले छोटे डैम नहीं, लेकिन दरियाओं के ऊपर कुछ ऐसे डैम्स बनाए जाएं ताकि अगर इंडिया को ऐसी शरारत करे तो हमारे पास पानी के वाफिर ज़खायर मौजूद हों। ये ब्रीफ किया गया। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि इस जो इमरान शफकत साहब की भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, उन्होंने उनके सोर्सेज भी से उन्होंने भी खबर एक निकाली इसी का हिस्सा, तो वो था कि जी वफाक के पास पैसे नहीं है, लिहाजा सूबे अब कंट्रीब्यूट करें इन मनसूबों के लिए, मिलकर बनाएं। अब अगली बात मैं आपको, मेरी है ये, मेरा ज़ाहिर तज्जिया है कि आपको याद होगा कि NFC के मामले पर वफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून या एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में अच्छी खासी तलखी रही। कहा गया कि जी NFC को कट लगाया जाए, सूबों को जो 53.5% जाता है या 7% जाता है उसको कम करके वफाक को दिया जाए। और वफाक के पास क्योंकि तनख्वाहों की मद में तो पैसे अदा करने की नहीं होते, तो वो तो कर्जा लेना पड़ता है, तो दिफा और तरक्याती मंसूबे, तो वो कहाँ से वफाक पूरे करेगा, तो लिहाजा सूबे अपना शेयर कम करें। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जी मैं आपको और फार्मूला दे सकता हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो सूबों के हवाले कर दें, क्योंकि वफाकी जो इदारे हैं वो मक्खी पर मक्खी बैठ कर मार रहे हैं। FBR हो गया, दूसरे इदारे, वो काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा बजाय इसके कि आप सूबों को कट लगाएं, सूबों का हिस्सा लें, आप सूबों को ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में खुद मुख्तार करें, सूबे आपको कलेक्शन करके दे देंगे, आपका वहाँ से जो हो जाएगी, आपकी जो अजाला हो जाएगा, जो आपकी कमी है पूरी हो जाएगी, शॉर्टेज किल्लत जो है वसाइल की। तो उस पर अच्छी खासी नाराज़गी भी रही पीपल्स पार्टी के साथ, ताकतवर हलकों की। ये कहा जाता रहा, आर्टिकल्स लिखे जाते रहे कि कैनाल्स, और कैनाल्स के बाद NFC के मामले पर पीपल्स पार्टी का इनकार वो पीपल्स पार्टी के लिए ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या पीपल्स पार्टी की नंबर माइनस हो रहे हैं। तो अब ये जो नया फार्मूला है कि चलें, अगर 28वीं तरमीम नहीं ला सकते, यानी 28वीं तरमीम फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है कि वो अब उसकी शायद ज़रूरत ना हो अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है
कि सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे वफाकी प्रोजेक्ट्स में, डैम्स ख़ास तौर पर। तो ज़ाहिर इतने पैसे होंगे कि वो सूबे जो एनएफसी से दे रहे थे, जो मांगा जा रहा था, शायद उससे कहीं ज़्यादा सूबे जो है वो दे दें इस तरह के मंसूबे में, क्योंकि ये आर्जी होगा, इससे शायद सूबे दे भी दे। इसकी वजह यह है कि एनएफसी तो एक मुस्तकिल बंदोबस्त है ना, कि जी एक सूबा जो 200-300 अरब रुपए अपने कंप्रोमाइज़ कर ले या वफाक को दे दे। हाँ, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर सूबों ने 1000-2000 अरब देने हैं, कुछ अरसे के लिए देने, तो शायद सूबे इस पर राज़ी हो जाए। तो ये नई स्कीम जो है वो पानी के हवाले से, पानी हमें चाहिए भी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया ने अपना वहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिए, बड़े डैम्स बना लिए हमारे दरियाओं के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है हमें अपने पानी की ज़रूरियात पूरी करनी होंगी। तो उसके लिए बंदोबस्त, ये एक इजलास हुआ था, उसमें मैंने मुख्तसरन ज़िक्र किया था अपने किसी व्लॉग में जब वो जो मीटिंग हुई थी। अब ये सोचा जा रहा है, यानी एनएफसी अवार्ड को छुए बगैर, उसको के साथ छेड़खानी किए बगैर सूबे जो है कंट्रीब्यूट करें ख़ास प्रोजेक्ट के अंदर। जरदारी साहब चाइना में, वहाँ उन्होंने MOU साइन किया है डिसलिनेशन ऑफ वाटर का, समंदर का पानी मीठा करने का, ज़रई मकासद के लिए MOUs, और वो सिंध में बना रहे हैं जो कैनाल लाइनिंग्स कर रहे हैं ताकि पानी बचाया जा सके मैक्सिमम। इस तरह के मंसूबे पंजाब में भी चल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर पानी होगा ही नहीं तो बचाएंगे क्या। तो उस तरफ अब जो हमारे जो रियासती इदारे हैं वो ये जिम्मेदारी उन्होंने सदर जरदारी साहब को कहा है कि जी आप अदा करें, आप सदर ममलिकत हैं और सबसे बेहतर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सदर साहब इस पर आगे बढ़ते हैं या फिर दोबारा कोई बातचीत करेंगे या आर्गूमेंट करेंगे, या इस मामले को किस तरह वो डील करेंगे। कैनाल्स का जो मामला था उसमें भी ये हुआ था कि अवान सदर में एक ब्रीफिंग दी गई थी और बताया गया था कि जी हम इस तरह जो है वो रेगिस्तानों को आबाद करेंगे। तो जरदारी साहब ने कहा था ठीक है जाकर कर लें। तो उस इशू पर भी पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी जो है ना वो बदनामी हुई थी कि जी सिंध में कि जी सदर साहब ने तो कैनाल्स की मंजूरी दे दी है, अब पीपल्स पार्टी किस मुँह से इसकी मुखालफत कर रही है। तो अब भी ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास में सदर साहब को बताया गया है कि जी ये हमें इशूज़ आएंगे, हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक मिलकर डैम्स बनाएं और उसमें आप किरदार अदा करें। तो अब देखते हैं सदर साहब वापस आकर किरदार अदा करते हैं नहीं करते। पंजाब असेंबली ने जी एक कानून मंजूर किया है, सिंध में पहले से था, वफाक पहले से कानून मंजूर कर चुका हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर शादी की जाएगी और दूल्हे और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम होगी तो उस सूरत में शादी करवाने वालों की को जो है वो सज़ा होगी 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माने, और ऐसी शादी जो निकाह होगा वो नहीं तस्लीम किया जाएगा और उसको ज़्यादती तस्लीम किया जाएगा। ये कहा गया ज़्यादती में शुमार किया जाएगा। अगर कोई पंजाब जहाँ किसी सूबे में कानून नहीं है, फ़र्ज़ कर लें KPK में नहीं है ये कानून, सिंध में तो है, अगर कोई पंजाब में जाकर निकाह रजिस्टर करवाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना, सज़ा ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस कानून की शदीद मुखालफत की थी, पिछले दिनों कहा था कि जी मैं शादी करवाऊँगा। उन्होंने कहा था, बल्कि हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब ने कहा था कि जी मैं खुद करूँगा छोटी बच्ची से शादी। तो ये ज़ाहिर मौलाना हज़रात तो इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन एक अच्छा कानून है। इस कानून के तहत बच्चियाँ जो अपना अच्छा भला जब तक नहीं समझ सकती उस वक्त तक कैसे वो उनको ज़बरदस्ती की, और फिर फिज़िकली भी फिट नहीं होती, तो जब तक बच्चियाँ प्रॉपर साइंसी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी और हर हवाले से जहनी तौर पर भी बालिग नहीं हो जाती तब तक शादी करवाना जुर्म है। भारत में जनाब उड़ीसा का इलाका है, वहाँ एक शहरी की एक बहन थी और उन्होंने शहरी का नाम है जीतू मुंडा, उनकी बहन कालरा मुंडा, उन्होंने उड़ीसा के ग्रामीण बैंक में 19,000 रुपये 300 रुपये जमा कराए थे। खातून फौत हो गई, खातून का शोहर भी फौत हो गए, बच्चा भी इंतकाल कर गया इकलौता। तो ये वाहिद उनके वारिस थे। बैंक जाते हैं, कहते हैं मेरी बहन के पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में, मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा कि सबूत ला कर दें कि आपकी बहन वो इंतकाल कर गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सबूत ला कर दें कि इंतकाल कर गई हैं, तो या डेथ सर्टिफिकेट ला कर दें। तो ज़ाहिर बंदा एक कबायली टाइप बंदा था, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि सबूत कहाँ से लाऊं। उसने सबूत के तौर पर गया, बहन की कब्र खोदी है, ढांचा जो 20-25 दिन पहले जो फौत हो गई थी वो ढांचा उठाया कांधे पे और वो बैंक लेकर पहुंच गया। उसकी वीडियोस वायरल हैं। अब इसको लोग और तरह से देख रहे हैं, मैं और तरह से देख रहा हूँ। इसका गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
इसका ताल्लुक है लोगों के को तालीम ना होना, या इदारे जो होते हैं वो किस तरह लोगों को, इस पर इंडियन मूवीज़ बनी है बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा, बल्कि वो लगे रहो मुन्ना भाई में वो एक बाबा जो अपनी पेंशन निकलवाने जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगते हैं, तो फाइनली मुन्ना भाई उसको कहते हैं घड़ी उतार के दो, फिर वो अपनी शर्ट उतारते हैं, फिर अपनी पतलून भी उतारते हैं और खाली चड्डी में खड़े हो जाते हैं। तो वो रिश्वत लेने वाला अफसर जो मजबूर हो जाता है कि जी ये, क्योंकि रिश्वत वो मांग रहा होता है तो वो कहता है रिश्वत तो नहीं है, मेरे तन पे कपड़े ये ले ले, अब नेनक दे देते। तो वो फिर मजबूर हो जाता है उन बाबा जी को अपने पेंशन देने पर। तो एक तो ये रिश्वत सतानी का मामला, दूसरा मामला है लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में तो सिस्टम बहुत अच्छा हो गया हुआ है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरी ज़िंदगी तो क्या, एक आम ज़िंदगी गुजारने की पोजीशन में भी नहीं है। वहाँ शाइनिंग इंडिया बहुत बातें हो रही होती है, लेकिन ये हशर है कि एक शख्स को ये नहीं पता कि मैं सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकता हूँ, कैसे बनवा सकता हूँ, या फिर इदारों ने नहीं बना के दिया होगा, रिश्वत मांग रहे होंगे, तो फिर उसने जाकर बहन की कब्र जो है वो खोदी और ढांचा लेकर बैंक पहुंच गया। तो ये भी होते हैं जी अलमियात दुनिया में। ज़ाहिर है वो एक मज़लूम शख्स है, लेकिन उसकी मज़लूमियत के कई और जो है ना वो पहलू भी है, सिर्फ गुर्बत नहीं है, कम इल्मी, जहालत, या जो या रिश्वत सतानी जो भी कहते हैं। अब तक लेते हैं। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।